हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज है 22 नवंबर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को। ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। इट इज ओनली ड्यूरिंग द डार्केस्ट टाइम्स दैट ट्रू पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल कम्स आउट। तो बहुत ही जब आप लोस फेस करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा स्लो डाउन फेस करते हैं अपनी जर्नी में टूवर्ड्स योर गोल, तब आपको लगता है कि कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। बट एट दोज टाइम्स ओनली आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करते हो। ठीक है, आपको उसी टाइम पे रियलाइज होता है कि आपका पोटेंशियल कितना ज्यादा है। सो टेक दीज डार्क टाइम्स ऑल्सो एज अ पॉजिटिव थिंग। ओके, क्योंकि ये डार्क टाइम्स ही हैं जो आपको आगे लेके जाएंगे। जो हैप्पी टाइम्स है वो आपको आगे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो आपको आपके कंफर्ट जोन में डालते हैं। डार्केस्ट टाइम्स ही हैं जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। सो हैव दिस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में हम आर्ट एंड कल्चर में से देखेंगे इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में। ओके, इसके अलावा GS2 में हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज में MSP इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम देखेंगे चाइना न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के बारे में। ओके, उसके अलावा चाइना लिथुआनिया के बीच में क्या इश्यू हुआ है इसको देखेंगे। श्रीलंका ने जो अपनी फर्टिलाइजर्स के ऊपर बैन लगाई थी, फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पे बैन लगाई थी, उसको यहाँ पे रिवोक कर लिया है श्रीलंका ने। तो ये क्या है इसको देखेंगे। पॉलिटी में हम देखेंगे स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पास आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कुछ। देन सोशल जस्टिस में हम देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अर्बन पुअर, इसको रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। और इसके साथ GS3 में आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS4 में हम एथिक्स में से एक चीज को डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है हमारे फर्स्ट इशू से, जिसका नाम ये है, जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में हम पढ़ेंगे ना, उसी से रिलेटेड हम एथिक्स में एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो देखिए, आप सभी को हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने यहाँ पे फार्म लॉज को वापस लेने की बात की है। तो ये फार्म लॉज को वापस लेने की बात की है, उसके बाद ये लगा था कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो बंद हो जाएगा, लेकिन ये फार्मर प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा जो कि लीड कर रहा है इस फार्मर प्रोटेस्ट को, उन्होंने कहा है कि हम तब तक इस प्रोटेस्ट को बंद नहीं करेंगे जब तक 3 चीजें नहीं होती। ये 3 चीजें कौन सी है? एक तो ये फार्म लॉज को रिपील करने की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होती जब तक पार्लियामेंट में। ठीक है, एक चीज ये कही गई है। दूसरी चीज ये कही गई है कि जब तक MSP को लीगल बैकिंग नहीं मिलती, यानी कि MSP के लिए कोई अलग से पार्लियामेंट में लॉ नहीं बनाया जाता, तब तक। और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल एक लेके आए थे गवर्नमेंट, जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाई थी 2021 में, इसको जब तक आप वापस नहीं लेते, विड्रॉ नहीं करते, तब तक हम यहाँ पे ये जो मोर्चा है वो शुरू रखेंगे। ये जो प्रोटेस्ट है इसको हम बंद नहीं होने देंगे, ये चीज कही है। ठीक है, तो अब ये 3 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये 3 चीजें क्या है। ऑलराइट, एक चीज इसमें ये भी कही गई है कि दिल्ली और जो NCR वाला रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन वाला जो रीजन है, उसमें कुछ लॉज लगते हैं जिसके कारण फार्मर्स को पीनलाइज किया जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो कौन कौन से लॉज हैं ये। एक तो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और लॉ है जो कि है एडजॉइनिंग NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट। ये जो एक्ट्स है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एक तरह से सबल बर्निंग वगैरह को रोकते हैं, पीनलाइज करते हैं फार्मर्स को। और इसी को लेकर यहाँ पे कहा है कि आप इनको यहाँ पे बंद कीजिए, इनको विड्रॉ कीजिए, या फिर इसमें जो पीनलाइज करते हो ना आप फार्मर्स को, ये खत्म करो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मेजरली आपको ये 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये MSP और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट क्या है। देखो, इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं, अभी हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं MSP की। MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द फुल फॉर्म ऑफ MSP। अब देखो, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को। जैसे कि मैं एक फार्मर हूं AB। ठीक है, अब मेरे पास कोई, मैंने प्रोडक्शन किया, मेरे पास कोई क्रॉप्स उगाई, मैंने सपोज अनियन की क्रॉप्स उगाई। ठीक है, अब इसमें मेरा इनपुट जो था वो 100 रुपीज लगा। ऑलराइट, अब उसको मैं बेचने जाऊंगी तो मैं चाहूंगी 100 रुपीज से कुछ ज्यादा तो मिले, तभी तो मेरा प्रॉफिट हो पाएगा, तभी तो मेरा इनपुट कॉस्ट निकल पाएगा। तो कई बार क्या होता है कि जब बम्पर प्रोडक्शन हुआ है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हुआ है, यील्ड अच्छी रही है, उस केस में क्या होता है इंडिया में कि प्राइजेस नीचे चले जाते हैं, क्योंकि क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई।
इकोनॉमी का ये कंसेप्ट आपको पता होगा कि जब सप्लाई बढ़ जाती है डिमांड से तो उस केस में क्या होता है, प्राइजेस जाते हैं नीचे। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे भी, अगर मान लो इस केस में यहाँ पे यील्ड बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो प्राइजेस चले जाएंगे नीचे। यानी कि हो सकता है मुझे 90 रुपीज मिले मार्केट में इस अनियन के क्रॉप की, ठीक है, लेकिन मुझे इनपुट तो मैंने लगाया ही 100 रुपीज है। तो इस केस में ये तो मेरे लिए अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कोशिश करूंगी कि चलो 90 रुपीज में जा रहा है तो मैं बेच दूं, हो सकता है इसके भी नीचे गिर जाए प्राइस, तो मैं डिस्ट्रेस सेल करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और इस चक्कर में क्या होगा, मैं अपना ही खुद का लॉस कर लूंगी। तो इन सब चीजों से फार्मर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट लाई है यहाँ पे एमएसपी। इस एमएसपी के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जो फार्मर्स है उनको। कैसे, यहाँ पे ये फार्मर्स को ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट गारंटी करती है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। अब ये फिक्स्ड अमाउंट क्या है, ये इसको कहते हैं हम एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम इतना सपोर्ट तो आपको गवर्नमेंट देगी ही देगी, ठीक है। अब ये कितना होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ द इनपुट कॉस्ट। तो सपोज यहाँ पे 100 रुपीज यहाँ पे इनपुट कॉस्ट है, तो लगभग 150 रुपीज यहाँ पे गवर्नमेंट आपको गारंटी करती है कि गवर्नमेंट आपको इतने 150 रुपीज देगी सही आपके क्रॉप के, फिर चाहे मार्केट में कितना भी रेट चल रहा हो। और लीगली देखा जाए तो मार्केट में जो भी आप बेचोगे, ये ऑनियन की क्रॉप जब भी आप बेचोगे तो आपको 150 रुपीज से ज्यादा मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप सीधे यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना क्रॉप बेच सकते हो और उसके बदले 150 रुपीज ले सकते हो, यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ योर इनपुट कॉस्ट आप ले सकते हो गवर्नमेंट से। यही पूरा कंसेप्ट है एमएसपी का। अब देखो, एमएसपी इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्राइजेस। तो अगर बम्पर प्रोडक्शन होती है, उस केस में जब प्राइजेस गिरते हैं, उससे बचाने के लिए, उसमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट एक तरह का मार्केट इंटरवेंशन लेके आई है। ये एमएसपी एक तरह का मार्केट इंटरवेंशन कैसे, क्योंकि इससे ही प्राइजेस जो है वो डिसाइड हो रहे हैं अनियन के या फिर जो भी क्रॉप है उसके, ठीक है। अब देखो, एमएसपी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स्ड करती है टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर फार्मर्स अगेंस्ट एक्सेसिव फॉल्स। तो यहाँ पे एक्सेसिव फॉल होता है जब भी बम्पर सीजन में, उस टाइम पे प्रोड्यूसर फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया एमएसपी। और यहाँ पे एमएसपी कैसे बनता है, कैसे फिक्स होता है, तो देखो इसके रिगार्डिंग एमएसपी कितना होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन कौन देता है, सीएसीपी, यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये जो है ये कमीशन, ये रिकमेंडेशन देता है। और इसको अनाउंस कौन करता है, फाइनल प्राइजेस अनाउंस कौन करता है, डिसाइड कौन करता है फाइनल प्राइजेस को, ये करती है सीसीईए। सीसीईए इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एमएसपी का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसके साथ ये समझ में आना चाहिए कि इसको रिकमेंड कौन करता है और फाइनली इसको अनाउंस या डिसाइड कौन करता है। आगे बात करते हैं वाई एमएसपी। तो एमएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला तो फार्मर्स को बचाना डिस्ट्रेस सेल से, दूसरा यहाँ पे फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। अब देखो यहाँ पे पीडीएस आपको पता होगा पीडीएस कैसे चलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फार्मर से प्रोक्योर किए जो भी क्रॉप्स हैं उनको फार्मर से लिया, खरीदा ऑन एमएसपी प्राइस पे इसको खरीदा। अब गवर्नमेंट यहाँ से क्या करेगी, गवर्नमेंट इसको पीडीएस सिस्टम में डालेगी, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डालेगी, जिसके थ्रू क्या होगा, अलग अलग स्टेट्स में राशन शॉप्स के थ्रू जो भी नीडेड फैमिलीज हैं, जो भी बेनिफिशियरीज हैं अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उनको इस राशन शॉप के थ्रू सब्सिडाइज्ड रेट्स में फूड ग्रेन्स मिल पाएंगे, यानी कि फूड सिक्योरिटी हमारे देश में इंश्योर हो पाएगी। तो देखो, एक तीर दो निशाने, एक तो यहाँ पे फार्मर्स को भी सपोर्ट हो गया, ठीक है, एमएसपी के थ्रू फार्मर्स को सपोर्ट हो गया, दूसरा यहाँ पे फूड ग्रेन्स मिल गए, जो भी बेनिफिशरीज थे, जहां पे भी फूड सिक्योरिटी लाने की जरूरत थी वहां पे फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो गई। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक तीर से दो निशाने लाने की कोशिश की है। ओके, अच्छा, इसके बाद ये गारंटीड प्राइस है। अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसमें तीन चीजें, यहाँ पे तीन तरह के इनपुट कॉस्ट को शामिल किया जाता है। जनरली तीन चीजों को यहाँ पे देखा जाता है, एक है A2, एक है A2 प्लस FL और एक है C2। देखो अभी क्या होता है ना, अभी हमारे यहाँ पे 1.5 टाइम्स ऑफ A2 प्लस FL, ये इनपुट कॉस्ट आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे इनपुट कॉस्ट इसको माना जाता है और इसका 1.5 टाइम्स दिया जाता है फार्मर्स को एज एन एमएसपी। ओके, लेकिन MS स्वामीनाथन कमेटी आई थी, ठीक है, जो कि MS स्वामीनाथन कमेटी क्यों आई थी, MS स्वामीनाथन कमेटी आई थी फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो ये जो कमेटी आई थी ये 2022 तक, इसका एम ये था कि
तक हमको फार्मर्स की इनकम को अगर डबल करना है तो क्या हमको यहाँ पे एफर्ट्स करने चाहिए। तो इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट लेते हैं ना हम, उसको A2+FL ना लेके C2 लेना चाहिए। अब ये A2+FL और C2 क्या है ये समझो। A2 क्या है, यहाँ पे जितने भी डायरेक्ट एक्चुअल कॉस्ट पड़ती है फार्मर्स को, जैसे कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं कैश में, काइंड में, जैसे फार्मर्स को सीड्स लानी है, फर्टिलाइजर्स लाने हैं, केमिकल्स लाने हैं, हायर करना है लेबर को, फ्यूल लेना है इरिगेशन के लिए, ये सारे जो खर्चे होते हैं ये आते हैं A2 के अंतर्गत। FL क्या होता है, FL इज फैमिली लेबर। तो फैमिली लेबर जो कि अनपेड रह जाता है कई बार, जैसे देखो एक किसान है, उसके घर में 5 लोग हैं, तो पांचों काम करते हैं, ठीक है, एज ए फैमिली लेबर। उनको यहाँ पे किसान कोई कॉस्ट नहीं देता, कोई यहाँ पे लेबर नहीं दिया जाता, लेकिन इनको भी शामिल किया गया है इनपुट कॉस्ट में। तो ये हो गया A2+FL। C2 क्या है जिसको प्रपोज किया गया है, C2 में यहाँ पे A2+FL तो है ही, यानी कि ये दोनों ऊपर वाले फैक्टर्स तो हैं ही, इसके साथ जो भी रेंट या जो भी फिक्स्ड कैपिटल असेट्स के ऊपर जो भी रेंट पे करना पड़ता है, जो भी इंटरेस्ट जाता है फार्मर का, वो सब भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो C2 कहता है कि ये थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव कवरेज कॉस्ट है, कॉम्प्रहेंसिव इनपुट कॉस्ट है। तो MS स्वामीनाथन कमेटी ने ये कहा था कि C2 के बेसिस पे यहाँ पे MSP दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी के केस में क्या होता है A2+FL पे दिया जाता है। समझ गए। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि कहा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने कहा है कि आप ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट जो है 2021 का, इसको विड्रॉ करो। तो देखो इसके मेन प्रोविजंस देखो पहले। तो सबसे पहला तो यहाँ पे ये अमेंडमेंट जो किया गया है उससे क्या होगा, डी लाइसेंसिंग होगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी मेजरली पब्लिक सेक्टर के पास ये पावर है कि वो इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर में काम कर सकती है, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट से, और उसके अकॉर्डिंग काम होगा। यहाँ पे ये कहा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है उनको डी लाइसेंस करते हैं, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया है एज अ प्लेयर इन दिस सेक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में यहाँ पे जो स्टेट ओन्ड डिस्कॉम्स है उनके साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी कॉम्पीट कर सकता है, ये चीज कह रही है ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा कि क्योंकि पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करेगा अब इलेक्ट्रिसिटी में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पे कंज्यूमर के पास ओपन चॉइस रहेगी कि वो किससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी खरीदना चाहते हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अभी तक मोस्टली क्या होता था, मोस्ट ऑफ द एरियाज में हमारी कंट्री के यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ही चलती थी, पब्लिक डिस्कॉम्स ही चलती थी, ठीक है, लेकिन सिर्फ दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसी सिटीज हैं जहाँ पे कुछ एक्सेप्शन थे, जहाँ पे प्राइवेट पार्टीज भी यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। अब एक इशू ये भी है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है ये काफी ज्यादा डेट में चल रही, काफी ज्यादा कर्जे में चल रही, लॉसेज में चल रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रूरल एरियाज में जो BPL सेक्टर है उनको, जो बिलो पॉवर्टी सेक्टर है उनको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। अब ये लोग यहाँ पे प्रॉपर टाइम पे बिल्स नहीं भरते, लेकिन या फिर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, बोलती है हम आपको सब्सिडी देंगे, लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी इन तक पहुंचती नहीं है, तो इसलिए काफी लॉस में चलती है डिस्कॉम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्शंस क्या लाए गए हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट आया है इसको रिगार्डिंग कुछ नेगेटिविटीज हैं, कुछ ऑब्जेक्शन हैं, वो क्या है। पहली चीज, स्टेट ये बोलता है कि यहाँ पे चेरी पिकिंग की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे अपने फायदे के लिए सिर्फ इंडस्ट्रीज और कमर्शियल सेक्टर को ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, और बाकी जो रेसिडेंशियल एरिया है और एग्रीकल्चर एरिया है इसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देगा, इसको छोड़ देगा। इससे क्या मतलब है, इससे मतलब यह है कि देखो आज की डेट में क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर और रेसिडेंशियल एरिया में आप जाके देखोगे तो पावर, जो आपके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी आती होगी, अगर आप किसी रेसिडेंशियल एरिया में रहते हो या आपका रेसिडेंशियल यूनिट है तो उस केस में आपका बिल कम आएगा, और वही अगर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो वहां पे आपकी जो यूनिट्स हैं वो महंगी होती हैं पावर की, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे होती है कि यहाँ पे रेसिडेंशियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसकी जो भरपाई होती है, जैसे मान लो कि एवरेज कॉस्ट जो होती है, एवरेज कॉस्ट मान लो पावर की एक यूनिट की है 10 रुपीज, ठीक है, एक यूनिट की, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लो कि 10 रुपीज एक यूनिट की इसकी कॉस्ट है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में और रेसिडेंशियल एरियाज में जो गवर्नमेंट है वो बोलेगी कि नहीं, इनको हम कम पैसे में ये इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं, सो दैट इंक्लूसिवनेस आ सके, इकोनॉमी बढ़ सके, तो इसके लिए हम यहाँ पे 5 रुपीज में इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, 5 रुपीज पर यूनिट में, और इसकी जो भरपाई करेगा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और कमर्शियल सेक्टर करेगा, जो कि 15 रुपए देगा यहाँ पे। मतलब देखो 10 रुपए वैसे
ऐसे होना चाहिए, पर इसका भी 5 रुपए इनके में ऐड कर दिया, तो ये क्रॉस सब्सिडी हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे पैसे ज्यादा कौन दे रहा है? इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर। तो ये एक कहना है, यहाँ पे चेरी पिकिंग होगी। जो प्राइवेट सेक्टर है वो बोलेगा कि हम सिर्फ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, एग्रीकल्चर और रेसिडेंशियल सेक्टर को नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी के कारण इनका जो कॉस्ट हो जाता है वो कम हो जाता है। ये एक जेन्युइन थॉट है, जेन्युइन ऑब्जेक्शन है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे ये भी कही गई है कि क्योंकि यहाँ पे पुअर और रूरल कंज्यूमर्स को भी लेफ्ट आउट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ठीक है, क्रॉस सब्सिडी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया उसके कारण हो सकता है कि पुअर और रूरल कस्टमर्स जो हैं वो पीछे रह जाएं। तो यहाँ पे देखो अल्टीमेटली किसको नुकसान होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर और रेसिडेंशियल सेक्टर को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इनको पब्लिक सेक्टर से बिजली खरीदनी पड़ेगी अगर ये चीज सही होती है तो। ठीक है, तो इनको इससे खरीदनी पड़ेगी। दूसरा इम्प्लीकेशन ये भी हो सकता है कि सारी इंडस्ट्रीज और कमर्शियल सेक्टर जो है वो अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज के पास चला जाएगा, प्राइवेट डिस्कॉम्स के पास चला जाएगा, तो जो पब्लिक डिस्कॉम है उसके पास क्या बचेगा? सिर्फ एग्रीकल्चर और रेसिडेंशियल सेक्टर। तो ये जो सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है उसके बदले में यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज और कमर्शियल सेक्टर से ज्यादा पैसे दिए जाते थे उसकी भरपाई तो होगी नहीं, और क्योंकि ये भरपाई होगी नहीं तो पब्लिक सेक्टर जो डिस्कॉम है वो और ज्यादा लॉस में चली जाएंगी, तो इनका सस्टेन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे वो एग्रीकल्चर सेक्टर और रेसिडेंशियल सेक्टर, रूरल सेक्टर को करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फार्मर्स इसके अगेंस्ट है, और एक स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म के अगेंस्ट भी है ये जो बिल है। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या होता था, स्टेट यहाँ पे स्टेट डिस्कॉम हुआ करती थी, स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हुआ करती थी जो काम करती थी पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर्स को भी अगर आप शामिल करोगे तो इनके लिए कम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकी अपनी अपनी जो प्रॉब्लम है, डेट वाली जो इश्यूज है, लॉस वाले जो इश्यूज है, वो अपने अलग से चल ही रहे हैं। ओके, तो ये पूरा इशू था, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है राजस्थान की कैबिनेट को एक्सपांड किया गया है, 15 मिनिस्टर्स को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इनको बढ़ाया गया है और 15 मिनिस्टर्स को और शामिल किया गया है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो देखो मैं इस चीज को तो डिस्कस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है पूरा आर्टिकल हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोसीजर के थ्रू इसको किया जाता है और कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें शामिल है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लक्ष्मीकांत खोलो। ठीक है, लक्ष्मीकांत खोलो और उसमें देखो जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला चैप्टर है उसमें देख के बताओ कि कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पे बात करता है स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको एड एंड एडवाइस करने का, जो गवर्नर होगा उसको एड एंड एडवाइस करने का काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? और दूसरा एक और आर्टिकल मुझे बताना जो एक तरह की लिमिट सेट करता है कि इतने ही नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप रख सकते हो। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ, ये लिमिट है 15% कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं, मान लो 100 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इसके सिर्फ 15% मेंबर्स को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल कर सकते हो, यानी कि सिर्फ 15 लोग ही आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि मिनिस्टर्स हो सकते हैं आपकी पूरी स्टेट में। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है ये आप मुझे ये दोनों चीजें बताओगे आज के कॉमेंट सेक्शन में। तो पहला चीज तो आपकी ये हो गई। ओके, आगे बात करते हैं। देखो ये एक एडिटोरियल है रिगार्डिंग चाइनास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज समझो कि बाइडेन और जो शी जिनपिंग है इनके बीच में समिट हुई है। इस समिट में कोशिश की गई कि जितने भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके, हालांकि बहुत कम इश्यूज एड्रेस होते हुए दिख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट कोई मेजर ब्रेक थ्रू हुआ नहीं है। अब यहाँ पे देखो चाइना, अब इसमें एक चीज हमको समझ में आई है कि जो पेंटागन है, जो यूएस की एक एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी कुछ समय पहले जिसका नाम था चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमने इसको डिस्कस भी किया था कुछ दिन पहले। तो देखो इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यहाँ पे चाइना जो है वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की ही मैं बात करूं तो दोनों ही यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है चाइना, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट। ओके, अब ये एक ग्लोबल थ्रेट बन के सामने आया है। क्यों थ्रेट बना है ये अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेजरली 4 एरियाज ऑफ कंसर्न है। ये 4 एरियाज ऑफ कंसर्न के कारण ये जो चाइना की इंक्रीजिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है, दीज आर एक्टिंग एज अ ग्लोबल थ्रेट, और दीज कैन बी अ पोटेंशियल ग्लोबल थ्रेट फॉर द होल नेशन और फॉर द होल वर्ल्ड। ओके, तो ये 4 कंसर्न्स क्या है? सबसे पहला है क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ। चाइना की जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर आर्सेनल है चाइना के पास, जो उनकी जो क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ है यानी कि नंबर्स जो हैं वो काफी बढ़ा रहा है चाइना। जैसे आज की डेट में अगर इस रिपोर्ट की माने तो 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं चाइना के पास, जिसको वो अगर चाहे तो हाफ ऑफ विच
ये यहाँ पे ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि जिसमें से आधे जो हैं वो इन्होंने यूएस के लिए संभाल के रखे हैं कि काम आएंगे, समय आने पे यूएस के लिए काम आएंगे। तो 200 न्यूक्लियर वॉरहेड में से 100 तो अकेले यूएस के लिए इन्होंने संभाल के रखे हैं। और इतने वॉरहेड होना बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है। एक चीज ये भी कही गई है कि 2027 तक ये हो सकता है कि चाइना लगभग 700 न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्रिपेयर कर ले। ठीक है, तो विच इज अ ह्यूज नंबर। ओके, सेकंड यहाँ पे ये कहा गया है कि एटॉमिक यील्ड की जब मैं बात करूं तो लो यील्ड वेपन्स के ऊपर चाइना का ज्यादा ध्यान है। अब लो यील्ड वेपन क्या है? मान लो कि इंडिया और चाइना में झड़प हो रही है, जैसे कि लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ या कुछ भी थोड़ा बहुत मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, कन्वेंशनल ऑपरेशन जो होते हैं ना, जिसमें नॉर्मल कन्वेंशन आर्म्स का, वेपन्स का यूज किया जाता है, उस तरह की यहाँ पे वॉर हो रही है। अब यहाँ पे चाइना सीधे तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब तो गिराएगा नहीं इंडिया के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है इंडिया को भी और चाइना की रेपुटेशन को भी, चाइना के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ सकता है। तो इसीलिए चाइना क्या कर रहा है, लो यील्ड वेपन्स यहाँ पे तैयार कर रहा है। लो यील्ड वेपन्स क्या होंगे कि एक तरह से यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक ही होगा, लेकिन लो कैपेसिटी का होगा। क्योंकि ये लो कैपेसिटी का है तो इतना ज्यादा चाइना के ऊपर प्रेशर नहीं होगा। तो ये जो लो यील्ड वेपन है ये कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लो यील्ड वेपन्स है कि क्या मतलब आपका थोड़ा बहुत स्टैंड ऑफ हुआ किसी के साथ तो क्या आप यहाँ पे न्यूक्लियर फेंक दोगे, न्यूक्लियर वॉरहेड फेंक दोगे उनके ऊपर। तो ये चीज है। ठीक है, जैसे अब देखो चाइना, अगर इंडिया की बात होती है तो चलो समझ भी आता है कि इंडिया फालतू के अपने झमेलों में नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन चाइना का क्या है, चाइना हर चीज में घुसता है। जैसे कि साउथ चाइना सी में घुस जाएगा, इंडियन ओशन में घुस जाएगा, ओबोर के थ्रू हर कंट्री में घुसने की तैयारी है, मैरीटाइम सिल्क रूट के थ्रू हर कंट्री में घुसने की तैयारी है। उसके अलावा हमारे इंडिया में भी घुसता रहता है, लद्दाख में, अरुणाचल में, सब जगह घुसता है, भूटान में डोकलाम में घुसा था। ठीक है, ये हर जगह घुसने की इसकी आदत है। तो वैसे ही अभी देखो नेपाल में भी घुसा था, बांग्लादेश में भी घुसने की कोशिश करता है, चाहे पाकिस्तान में तो घुसता ही है। ठीक है, तो ये सभी जगह पे ये घुसने की कोशिश करता है। इसीलिए ये जो लो यील्ड वेपन है ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं बाकी सारी कंट्रीज के लिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक ओपेसिटी देखने को मिलती है। जैसे कि यूएस ये बोलता है कि जब यूएस ने पता किया कि जो डिसआर्मामेंट है, नॉन प्रोलिफरेशन है, इन सबको देखने की कोशिश की यूएस की जो ये पेंटागन है इसने, तो इस रिपोर्ट में ये पता चला कि यहाँ पे चाइना जो है बहुत ज्यादा ओपैक है रिगार्डिंग इट्स एक्सप्लोजिव कंटेनमेंट चेंबर्स, कि वो किस तरह से इन एक्सप्लोजिव कंटेनमेंट चेंबर्स को यूज कर रहा है ये चाइना किसी को नहीं बताता। यहाँ पे एक लोकनूर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ठीक है, इसमें किस तरह से काम चल रहा है ये चाइना नहीं बताता। चाइना इसको पूरी तरह से ओपैक रखने की कोशिश करता है। उसके अलावा चाइना ने यहाँ पे एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, इसमें इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम ने एक सर्विलेंस करने की कोशिश करी चाइना में कि चाइना में न्यूक्लियर फैसिलिटीज कितनी है। तो चाइना ने इसको यहाँ पे आने से, इसमें यहाँ पे एक तरह से सर्विलेंस देने से, यहाँ पे डाटा का एक्सेस देने से मना कर दिया चाइना ने। तो देखो यहाँ पे एक ओपेसिटी है। तीसरी है डिलीवरी कैपेबिलिटीज और चौथा है पोस्चर। इनको देखते हैं। तो देखो डिलीवरी कैपेसिटीज की जब हम बात करें तो चाइना न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने के लिए भी यहाँ पे चीजें बना रहा है, डिलीवरी कैपेबिलिटी अपनी स्ट्रेंथन कर रहा है। कैसे? जैसे कि एक यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल है, DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या नाम है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसके साथ एक और मिसाइल है, या फिर एक और, या आप कह सकते हो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है GL-2। ये दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल है, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी रेंज ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जा सकती है ये। इसके अलावा सबमरीन लॉन्च्ड भी है। अब देखो इसके कारण क्या होता है ना, इंडिया ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि देखो इंडिया के सबसे करीब पड़ता है, चाइना के सबसे करीब पड़ता है इंडिया। तो सबसे पहले तो ये चीज यहाँ पे यूज हो सकती है। दूसरी जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है ये सबसे ज्यादा अच्छी तरह से यूज हो सकती है बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का टेरेन ऐसा है कि यहाँ पे सबमरीन लॉन्च्ड जो मिसाइल है वो काफी अच्छे से काम कर सकती है। इसीलिए इंडिया का अपना कंसर्न है कि इंडिया को अपने लिए भी बहुत थ्रेट है। इसके अलावा चौथी चीज बात करें पोस्चर की, तो चाइना का पोस्चर क्या है? देखो चाइना ये बोलता है कि हम हाईली अलर्ट हैं। हाईली अलर्ट हैं मतलब कि हम यहाँ पे किस तरह से हाईली अलर्ट हैं, अगर हमारे ऊपर कोई भी फालतू के नाटक करता है हम उसके ऊपर न्यूक्लियर डाल देंगे, ये कहता है चाइना। तो इस हाई अलर्ट होने के कारण देखो काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। एक तो ये कि इसका थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत कम है, न्यूक्लियर वेपन यूज करने का थ्रेशोल्ड बहुत कम हो जाता है। मान लो कि कुछ थोड़ा सा झड़प हो गई चाइना की किसी कंट्री के साथ, तो वहां पे चाइना देर ही नहीं करेगा, न्यूक्लियर वॉरहेड दाग देगा।
ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण आगे जाके न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन आ सकती है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे चाइना जो है अपना जो नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी है उस पर किस तरह का स्टैंड है चाइना का। देखो इंडिया क्या बोलता है नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी में, कि इंडिया बोलता है हम जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो है हमारी, न्यूक्लियर वॉरहेड जो है हमारा, उसके लिए हमारी एक पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की। यानी कि कोई अगर हमारी कंट्री के ऊपर यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड यूज करता है उसके बाद ही हम यहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड उस कंट्री के ऊपर यूज करेंगे। और चाइना इंडिया जो है इसके ऊपर काफी फर्म है नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी के ऊपर। लेकिन चाइना कहता है कि हमारी जो ये नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी है ये रिवर्सिबल है। कोई हमें लगता है कि कहीं से हमें ये चांसेस हैं, कहीं से पोटेंशियल थ्रेट है, तो भी हम वहां पे उसके ऊपर भी न्यूक्लियर वॉरहेड यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी यूज करेंगे, चाइना ऐसा कहता है, लेकिन अगर हमको लगता है थ्रेट है तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अच्छा एक चीज आप मुझे बताना, अगर आपको नो फर्स्ट यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है रिगार्डिंग इंडियाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, ठीक है, इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, तो अगर आप बताना अगर आपको इसके बारे में अलग से एक वीडियो चाहिए हो तो, क्योंकि आई होप आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो हम इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। ओके, अच्छा अब देखो ये तो हमने डिस्कस किया। अब चाइना और यूएस का कंपटीशन भी बढ़ रहा है, इसके कारण चाइना जो है वो अपनी मिसाइल डिफेंसेस को भी बहुत बढ़ा रहा है। और ये मिसाइल डिफेंसेस के कारण सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो इंडिया को होगा। मान लो इंडिया के ऊपर इसने कोई मिसाइल दाग दी, उसके बदले में इंडिया ने कोई मिसाइल दाग दी, अब इस मिसाइल को तो ये बड़े बड़े इंटरसेप्टर अपने अंदर इंटरसेप्ट कर लेंगे, तो चाइना को तो कोई नुकसान होगा नहीं, इंडिया को ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे सोचने की जरूरत है, इंडिया को बैलेंस करने की जरूरत है, जो भी क्वांटिटेटिव बैलेंस बनाने की जरूरत है चाइना के साथ। चाइना इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तैयार करे तो या तो इंडिया भी करे, या फिर इंडिया चाइना को रोकने की कोशिश करे। दूसरा, इंडिया को अपने न्यूक्लियर पोस्चर के ऊपर भी सोचने की जरूरत है। जो इंडिया की ये पॉलिसी है ना नो फर्स्ट यूज की, कहा जाता है कि ये बहुत आइडियलिस्टिक पॉलिसी है। क्या हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर वॉरहेड से हमला कर देगा, हमारी पूरी जनता मर जाए, उसके बाद हम ये यूज करेंगे न्यूक्लियर वॉरहेड को, तो फिर होने का क्या मतलब, ये न्यूक्लियर वॉरहेड होने का हमारे पास मतलब ही क्या, न्यूक्लियर वेपन्स होने का मतलब ही क्या। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं। तो नो फर्स्ट यूज वाली जो पॉलिसी है, जो इंडिया का पोस्चर है, उसको भी यहाँ पे हमको रिव्यू करने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे जो चैलेंज दिख रहा है चाइना का, ये हालांकि इमीडिएट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट के फॉर्म में ये बाहर आ सकता है। इसीलिए इंडिया को अब सोचने की जरूरत है अपनी पॉलिसीज के ऊपर और अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। यहाँ पे एक स्टडी सामने आई है जो कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो है वो लेके आई है। इसका नाम है हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि ये जो स्लाइड्स है वो उनको क्लियरली नहीं दिख रही। तो देखो वैसे तो हम इसको 1080 पिक्सल में करने की कोशिश करते हैं पब्लिश, सो दैट आपको क्लियरली दिखे। फिर भी अगर आपको नहीं दिखता है तो देखो इससे ज्यादा जूम मैं नहीं कर सकती वाया माई लैपटॉप, तो देखो इसलिए आई एम सॉरी, आई एम इनकेपेबल ऑफ दैट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम पीडीएफ भी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते हैं। अगर आप चाहो तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, उसमें आप जूम करके देखोगे आपको सब कुछ दिखेगा। तो अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना। ओके, और दूसरी चीज कि हमारा अभी सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि हमने ज्यादा न्यूज कवर करना स्टार्ट किए। हमने एथिक्स डोज स्टार्ट किया है, हमने ज्योग्राफिकल लोकेशंस के लिए एक डोज स्टार्ट किया है, हमने पिंच ऑफ पॉजिटिविटी हम लेते हैं, वो नहीं डालते हैं तो फिर आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। कई बार होता है कि हम एक से ज्यादा एडिटोरियल यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो इसके कारण कॉम्प्रहेंसिव कवरेज के कारण थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाता है। एंड आई थिंक काफी बाकी अगर आप देखोगे, बाकी जगह आप देखोगे, यूट्यूब वीडियोस देखोगे, तो उनके कंपैरिजन में हमारा टाइम फिर भी कम है। ठीक है, वी ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल इन लेसर टाइम। तो यहाँ पे कोशिश यही करते हैं। ठीक है, बाकी हम जैसे एथिक्स का भी उस दिन केस स्टडी ली थी, उस दिन 1 घंटे का हो गया था, तो उसमें क्योंकि आपके आंसर्स रिव्यू कर रहे थे इसलिए 1 घंटे का हो गया था। ऑलराइट, चलो आगे बात करते हैं इस हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया इस रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अर्बन पुअर की, मेल्स के केस में ये कम हो गई है बाय 9.1 ईयर्स, मतलब 9.1 ईयर्स ये कम है बाकी लोगों से। और फीमेल्स के केस में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 6.2 ईयर्स कम है बाकी लोगों से। ठीक है, और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं या तो वो एक्सेसिबल नहीं है, या फिर वो अफोर्डेबल नहीं है, या फिर वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि हमारी जो पूरी जनता है इंडिया की, लगभग 1/3 जनता
अर्बन एरियाज में रहती है, जो कि रैपिडली ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन इसके ग्रो होने के साथ साथ कुछ और चीजें भी ग्रो हो रही है, जैसे कि डिसीजेस जो है वो डिस्प्रपोर्शनेटली ग्रो हो रहे हैं अर्बन एरियाज में, एंड पर्टिकुलरली इन पुअर एरियाज, इन स्लम एरियाज। ओके, यहाँ पे हेल्थ गवर्नेंस जो है, अर्बन हेल्थ गवर्नेंस जो है वो भी बहुत बुरी हालत में है। म्यूनिसिपैलिटी जो है हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, जहाँ वो भी ढंग से बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है। कोऑर्डिनेशन नहीं है गवर्नमेंट के बीच में और बिटवीन द सिटीजन्स, ठीक है। फाइनेंशियल बर्डन बहुत है पुअर पीपल के बीच में, पुअर पीपल को जो फाइनेंशियल बर्डन जो है हेल्थ का रिगार्डिंग, ये बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। अर्बन लोकल बॉडीज हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत कम इन्वेस्ट कर रही हैं। इन सभी कारणों के कारण यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जा रही है अर्बन पुअर की, वो काफी कम देखी जा रही है। ओके, यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है, ये रिपोर्ट बोलती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। साथ में गवर्नेंस को प्रॉपर करने की जरूरत है, एक डाटाबेस बनाने की जरूरत है हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर, ठीक है। उसके बाद वल्नरेबल पॉपुलेशन को यहाँ पे टारगेट करने की जरूरत है हमको। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है, इसके थ्रू हम यहाँ पे इसको टारगेट कर सकते हैं, इसको बेनिफिशियरीज बना सकते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल बर्डन इन पुअर लोगों पे आता है, इसको कैसे कम कर सकते हैं, जब हम अर्बन लोकल बॉडीज जो है हमारी, वो हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तब, ठीक है। प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को हम यहाँ पे एनकरेज कर सकते हैं कि वो भी यहाँ पे सोशल सर्विसेज दें, ओके, गवर्न प्रॉपर्ली उनको कर सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज के थ्रू मेजरली हेल्थ केयर जो है उसमें इश्यूज हैं, जिसके कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती हुई दिख रही है। और आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। अब देखो, ये छोटा सा इशू है जिसमें चाइना ने लिथुआनिया, एक कंट्री है यूरोप की, इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि चाइना जो ताइवान है, ताइवान जो कि चाइना अपनी ही टेरिटरी क्लेम करता है, कि चाइना बोलता है ताइवान इज अ पार्ट ऑफ माइन, और ये बोलता है कि वन चाइना पॉलिसी हमारी है फॉर ताइवान। तो ये क्या है बेसिकली, देखो ताइवान के बारे में आई होप आप सभी को पता होगा। ताइवान क्या है, चाइना के पास में ही एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, और इसको चाइना बोलता है कि हमारी टेरिटरी है, और इसके लिए चाइना ने एक वन चाइना पॉलिसी निकाली है। वन चाइना पॉलिसी क्या बोलती है कि जो भी नेशन है, बड़े बड़े यूएस हो गया, यूएन हो गया, इंडिया हो गया, सभी नेशन जो हैं, जितने भी वर्ल्ड में नेशन हैं, वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करें, ऐसा बोलता है चाइना। इसका मतलब क्या है? ये बोलता है चाइना कि अगर आप ताइवान को अलग से एक नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हम आपके साथ, चाइना जो है, मेनलैंड चाइना जो है, हम आपके साथ कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं रखेंगे, ये कहता है चाइना। इसी को कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। ओके, यहाँ पे लिथुआनिया की एक एम्बेसी ताइवान ने अपने एक लिथुआनिया में एक एम्बेसी यहाँ पे स्टैब्लिश की है। अब देखो, कोई भी कंट्री आपके देश में एम्बेसी कब स्टैब्लिश करेगी? जब आप उसको रिकॉग्निशन दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिथुआनिया ने एक तरह से रिकॉग्नाइज कर दिया है ताइवान को, और इसको ही देखते हुए चाइना भड़क गया है। चाइना ने बोला कि भाई हमारी वन चाइना पॉलिसी का क्या, फिर आप हमारी सॉवरेनिटी में इशू कर रहे हो। हालांकि ताइवान के ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज चाइना करता है, बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश, सप्रेशन की कोशिश चाइना करता है। इसी को देखकर काफी सारी कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट खड़ी भी होती हैं। लेकिन लिथुआनिया में अब क्योंकि ताइवान की एक एम्बेसी है, इसीलिए चाइना ने बोला कि हम इनके साथ अब अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड करेंगे। हम इनके साथ जो लिथुआनिया के साथ जो हमारे प्रोग्राम्स चलने वाले थे, हम उसको यहाँ पे रद्द कर देंगे। ये सारी चीजें कही है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे लिथुआनिया की लोकेशन। तो देखो, आज आपको ज्योग्राफिकल डोज में ये मिल रहा है, और इसके अलावा हम एथिक्स डोज भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये है हमारा एशिया, इस वाले रीजन में एशिया है, ठीक है, ये देख रहे हो, मिडिल ईस्ट है, ये है यूरोपियन वाला, रशिया वाला रीजन है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ग्रीन में जो दिख रहा है, ये है यूरोप। ओके, इसके नीचे ये है अफ्रीका, ये है मेडिटेरेनियन सी। अब इसमें नॉर्दर्न साइड में देखोगे आप यूरोप की, यहाँ पे देखोगे तो ये है लिथुआनिया, इसके ऊपर जस्ट ऊपर आती है बाल्टिक सी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डेप्थ में दिखाती हूँ। आपने ये मैप देख लिया, इसको है ना, मैप को एटलस में भी जाके देखना कि अटलांटिक ओशन कहाँ है, बेरेंट सी कहाँ है, जिब्राल्टर कहाँ है, ये सारी चीजें भी देखना जाके। ओके, अब देखो, ये है हमारा यूरोप, और यूरोप में ये आता है लिथुआनिया। लिथुआनिया के ऊपर यहाँ पे आता है लातविया, और ये आता है एस्टोनिया। इनको बाल्टिक नेशंस भी कहा जाता है, क्योंकि बाल्टिक सी से जस्ट लगे हुए हैं। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। तो लिथुआनिया यहाँ पे लातविया के साथ, बेलारूस के साथ, पोलैंड के साथ, और ये क्या है, ये है रशिया का कुछ रीजन, जिसका नाम कलिंगराद है शायद, एक बार मैं चेक कर लूंगी। तो देखो, लिथुआनिया के पास में रशिया का कुछ पोर्शन पड़ता है, पोलैंड पड़ता है, बेलारूस पड़ता है, और लातविया पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बेलारूस और पोलैंड भी याद रखना, क्योंकि इनके बीच में अभी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। तो पोलैंड और बेलारूस को भी लोकेशन एक बार देख लो। ओके, अब देखो, श्रीलंका ने, नेक्स्ट इशू है हमारा, श्रीलंका ने फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो इम्पोर्ट के ऊपर बैन लगाई थी, उसको हटा दिया है। अब देखो, श्रीलंका ने यहाँ पे गिर के सीखा है। बेसिकली श्रीलंका ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे श्रीलंका को 100% ऑर्गेनिक बनाएंगे।
ठीक है, ऑर्गेनिक कंट्री बनेंगे 100%। ठीक है, सिक्किम से इंस्पायर हो गए हमारे। सिक्किम क्या है, हमारी कंट्री का फर्स्ट स्टेट है जिसने अपने आप को 100% ऑर्गेनिक बनाया है। वैसे ही श्रीलंका बोलता है कि हम अपने पूरे कंट्री को 100% ऑर्गेनिक बनाएंगे। इसके कारण क्या हुआ कि फर्टिलाइजर्स के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर बैन लग गई, इनके प्रोडक्शन के ऊपर बैन लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के ऊपर जैसे ही बैन लग गई तो एग्रीकल्चर हो गया यहाँ पे महंगा। ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ पे महंगा हो गया, सप्लाई यहाँ पे कम हो गई, डिमांड यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बढ़ गई। इसके कारण यहाँ पे फूड ग्रेन्स जो थे उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए, जिसके कारण अब यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी के भी इश्यूज हो गए। अब ऑलरेडी श्रीलंका में काफी ज्यादा इकोनॉमिक इम्बैलेंस चल रहा है, उसमें अगर फूड इनसिक्योरिटी भी हो जाती है तो यहाँ पे और क्या और बुरा क्या हो सकता है। तो इसी को देखते हुए श्रीलंका के अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सोचा कि अगर हमने इसको नहीं रोका तो हमारी हालत जो बहुत बुरी हो सकती है। ठीक है, हम बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में है इकोनॉमिकली। तो इसीलिए यहाँ पे 100% जो ऑर्गेनिक होने वाला जो एम था इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया है, फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट को वापस से स्टार्ट किया है, तो दैट एग्रीकल्चर फिर से काम करे और फूड सप्लाई फिर से बन सके, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। छोटी सी चीज थी, याद रखना। ओके, आगे बात करते हैं। देखो ये है हमारा, थोड़ा सा हम इसको एथिक्स से थोड़ा सा ज्वाइन कर लेते हैं, एथिक्स के साथ थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, एथिक्स डोज का इसको हिस्सा मानना। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि कुछ लोगों को पर्सनली कनेक्ट होना है या कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, तो उसके लिए मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं ऑन ट्विटर। ठीक है, मेरा ट्विटर पे, मैं और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ एक्सेप्ट ट्विटर, तो यहाँ पे ट्विटर पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगी मयूरी भागवानी के नाम से। ओके, और इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी मैं बता देती हूँ, मयूरी भागवानी 20 ओके @gmail.com। ठीक है, तो ये आप देख लो अगर किसी को कनेक्ट करना हो तो। ठीक है, वरना वैसे तो हम कमेंट सेक्शन में सब कुछ डिस्कस कर ही लेते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब देखो वापस से आते हैं इस न्यूज के ऊपर। प्रथम गेट्स इंदिरा गांधी प्राइज, पीस प्राइज। तो ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जाता है डिसआर्मामेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को ये जो पीस प्राइज है वो दिया जाता है। ठीक है, और इंदिरा गांधी के नाम पे ये पीस प्राइज दिया जाता है। ओके, 25 लाख रुपए का यहाँ पे जो अवार्ड है वो दिया जाता है, इंडिविजुअल्स हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों को ही। अब ये इंटरनेशनल पीस अगर किसी ने स्टैब्लिश किया हो, डेवलपमेंट किया हो बहुत ही खतरनाक, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट किया हो कोई बहुत अच्छा, ठीक है, या फिर साइंटिफिक डिस्कवरी की हो, इन सभी केसेस में यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, पीस प्राइज दिया जाता है। अब यहाँ पे मिला है एनजीओ प्रथम को। अब एनजीओ प्रथम वही है जिसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। एसर रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हमने पढ़ी थी। ये रिपोर्ट निकालने वाला जो एनजीओ है वो है एनजीओ प्रथम, काफी ज्यादा फेमस एनजीओ है। बेसिकली काम करता है एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन के लिए काम करता है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम करता है, एजुकेशन के लिए डाटा प्रिपेयर करने के लिए काम करता है। ये सारे चीजें जो करता है, स्किलिंग देने के लिए काम करता है यंग अडल्ट्स में, ये सब काम करता है यहाँ पे प्रथम। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा एक चीज और, एसर रिपोर्ट के बारे में याद रखना, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, बहुत बार पूछा जाता है, सीधे रिपोर्ट का नाम दे दिया, पूछा किसने, कौन पब्लिश करता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अभी 1-2 दिन पहले ही हमने इसकी रिपोर्ट की बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिजिटल गैप है। प्राइमरी सेक्टर में जो छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं, उसमें डिजिटल गैप बहुत ज्यादा है। बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है, किस तरह से ऑनलाइन स्टडी करेंगे, एनरोलमेंट जो है वो कम हुआ है, ड्रॉप आउट्स का रेशो बढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें हमने इस रिपोर्ट में देखी थी। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये याद रखना कि 1995 में ये इस जो एनजीओ प्रथम है वो बना था, और इसने क्या किया था, स्लम वर्कर्स को सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया मुंबई में। उसके बाद धीरे धीरे ये एनजीओ बढ़ा, और उसके बाद अब एक नेशनल एनजीओ के फॉर्म में इसको देखा जाता है, बड़े एनजीओ के फॉर्म में, नेशनल लेवल के एनजीओ के फॉर्म में इसको देखा जाता है। एथिक्स से इसको कैसे कनेक्ट करोगे, एथिक्स में आप बताओ कि देखो इतने सारे काम कर रहे हैं, ये एजुकेट कर रहे हैं, स्लम के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन के लिए हर बच्चे को एजुकेशन का एक्सेस मिल सके, इसके लिए काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। ये सारे काम जो देख रहे हो आप, इसको आप एथिक्स से कैसे कनेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज बताती हूँ, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। ठीक है, ये आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक है, इसको आप इस इशू से कनेक्ट कर सकते हो कि किस तरह से हमको डेडिकेटेड होना चाहिए पब्लिक सर्विस को लेकर। इसमें आप इस तरह का एग्जांपल कोट कर सकते हो। अब आपके लिए क्या एक्सरसाइज है, आप अपना सिलेबस उठाना यूपीएससी का, एथिक्स का, पेपर 4 का, उसमें आप सारे कीवर्ड्स को देखना, और कीवर्ड्स के बाद इस इशू से, इस एनजीओ के जो अचीवमेंट्स है उससे उनको कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्या क्या वैल्यूज है। जैसे कि मैंने एक बताया, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस से आप इसको कनेक्ट कर सकते
सकते हो। ऐसी और कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ऐसी कौन कौन सी की टर्म्स हैं जो आपको सिलेबस में दिखती है, जिसके थ्रू आप इनको कनेक्ट कर सकते हो एंजियोप्रथम को और इन वैल्यूज को। ठीक है, तो ये आपकी इशू, ये आपकी एक्सरसाइज आज की सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है, आर्टिकल बताने हैं, और सेकंड है ये एथिक्स की वैल्यूज बतानी है। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।